दोस्तों, अधिकारी जीएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग दृष्टि का जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज था यूपी पीसीएस का, उसमें हम टेस्ट नंबर 5वां देखने जा रहे हैं। टेस्ट नंबर 5 जो जनरल साइंस पे बेस्ड है। टेस्ट नंबर 5 जो जनरल साइंस है, इसमें सामान्य विज्ञान। तो इस वाले जो टेस्ट, ये वाला जो टेस्ट है, इसमें आपको जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसमें मिल जाएंगे आपको। और आप इसको प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा आने वाले एग्जामों में। तो पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम का अभी डेट कुछ पता नहीं है, तब तक हम लोग इसको अच्छे से कई बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा है, और जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो कि आने की संभावना ज़्यादा होगी, मैं उसको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, तो उसको आप फोकस करिएगा आगे चल के। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछ रहे हैं कि जो प्रतिबल है और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। प्रतिबल बटे विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यही पूछना है। तो पहला है आयतन गुणांक, दूसरा है यंग गुणांक, तीसरा है प्रत्यास्थ गुणांक, और चौथा है अपरूपण गुणांक। तो कौन सा है चारों में? बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉडुलस। तो कौन सा मॉडुलस है ये पूछ रहा है ये। तो ये प्रत्यास्थ गुणांक है। प्रत्यास्थ गुणांक का ये फार्मूला होता है कि प्रत्यास्थ गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो सी इसका आंसर होगा। और प्रतिबल क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो जो प्रतिबल है वो किसी ठोस पर प्रति इकाई क्षेत्र में लगाया गया बल को संदर्भित करता है। किसी ठोस के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को संदर्भित करता है प्रतिबल। जो विकृति है, वो विकृति क्या होती है कि ठोस की संरचना में आने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। कि ठोस बल लगा है, उससे ठोस की संरचना में क्या परिवर्तन आया है, वो विकृति कहलाता है। तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछ रहा है ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित, दूसरा है ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। तो पहला है ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। तो ऊर्जा संरक्षण ये नहीं है। डायनोमो में यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये ठीक है। तो इसका केवल सी सही है, इसका केवल 2 ठीक है। तो सी उत्तर है इसका। जो ऊर्जा संरक्षण होता है उसका मतलब होता है कि ऊर्जा की कुल मात्रा अपरिवर्तित रहे। तो ठीक है, जो अपरिवर्तित रहती है तो उसको ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने प्लावन का नियम की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो कौन सा आर्किमिडीज है, जॉर्ज साइमन ओम है, माइकल फैराडे है, नील बोर है। तो किसने की थी बताइए। तो आर्किमिडीज ने दी थी। तो सरल क्वेश्चन है, तो ए इसका सही है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? जब किसी तरल पदार्थ में किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है तो उसके द्वारा जो प्रतिस्थापित जो तरल पदार्थ होता है उसका भार, जो उसके उत्प्लावन बल है, जो उसको डूबने से रोकता है, उसके बराबर होता है। तो समझ लीजिए कि किसी तरल पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई वस्तु पर लगाया गया उत्प्लावन बल शरीर द्वारा उसके विस्थापित जो तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। कुल मिलाकर कहना इनका यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरे का आविष्कार कौन किया था? तो बताइए किसने किया था एक्सरे का आविष्कार। तो विल्हेम कॉनराड रोन्टगेन, मैक्स प्लैंक और आर्थर हॉल कॉम्पटन, लुई विक्टर डी ब्रोगली। तो किसने किया था इसका? तो 1895 में रोन्टगेन ने किया था इसका। विल्हेम कॉनराड रोन्टगेन ने किया था इसका। ठीक है, तो इनको 1909 में, इनके कारण 1901 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इसी के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि वो होती है, तो सदिश राशि क्या होती है? तो सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो ठीक है, इसमें देख लेते हैं कौन सा है। तो पहला लिफ्ट है, दूसरा ड्रैग है, तीसरा थ्रस्ट है, चौथा है एंट्रोपी।
तो कौन सदिश राशि नहीं है ये पूछ रहा है, तो बताइए कौन सा नहीं है। तो जो इसका एंट्रोपी है ये सदिश राशि नहीं है, तो इसका डी उत्तर होगा, सदिश राशि नहीं है। बाकी जो सदिश राशि हैं उसमें विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, गति है, बल है, लिफ्ट है, ड्रैग है, थ्रस्ट है, भार है, ये सब सदिश राशियाँ हैं। और अदिश राशि में क्या होता है, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, गति, द्रव्यमान, घनत्व, दाब, तापमान, ऊर्जा, एंट्रोपी, कार्य, शक्ति, ये सारा अदिश राशि हैं। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं 6वें नंबर पे। तो 6ठा नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। तो अभी कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, तो ये ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल के कारण पृथ्वी अंडाकार आकार में सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ठीक है। तो कथन है, कथन 2 की व्याख्या भी कर रहा है इसमें। तो चलते हैं क्वेश्चन, देखते हैं आंसर इसका क्या सही है। तो इसका आंसर है कि ए आर दोनों सत्य है और ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है, बी और ठीक इसका आंसर है कि ए आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है आर ए की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अभिकेंद्र बल क्या होता है। तो अभिकेंद्र वह परिणामी बल होता है जो किसी वस्तु को गोलाकार पथ पर गतिमान बनाए रखने के लिए उस पर कार्य करता है, और वह बल स्वाभाविक रूप से मार्ग के केंद्र की ओर कार्य करता है, ये बात ठीक है। और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूर्णन करती है, ये बात ठीक है। सूर्य और हमारे जो सौरमंडल हैं का एक विशाल तारा है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल सबसे प्रभावशाली है, ये बात याद रखिए। तो ठीक है, इसका बस बी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका 7वां क्वेश्चन है कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक का पीछे हटना किसका उदाहरण है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जड़त्व का नियम, स्टीफन का नियम और न्यूटन का गति का दूसरा नियम, तो कौन सा नियम। तो ठीक है, इसका पहला सही है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, तो पहला ठीक है, उसका उत्तर ए सही है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। 8वां नंबर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन सा सही है। तो पहला है द्रव की श्यानता, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, आयतन, तो इसका औंस है, पास्कल है, गैलन है, मोल है, तो कौन किससे मैच कर रहा है ये बताना है। तो जो द्रव की श्यानता होती है उसको पास्कल सेकेंड में मापा जाता है, तो इसका 2 हो जाएगा। द्रव्यमान को औंस में मापा जाता है, तो बी का जो हो जाएगा पहला। पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है, मोल में, तो मोल कौन सा है, चौथा हो जाएगा। और आयतन जो होता है वो गैलन में मापा जाता है, 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 इसका उत्तर होगा। तो आंसर देखते हैं, 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो इसका सी आंसर है 2 1 4 3। 9वें नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। यह निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण पनडुब्बी में इस्तेमाल होने वाले पेरिस्कोप के लेंस के रूप में कार्य किया जाता है, तो कौन सा है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, तो ये समतल दर्पण काम करता है। और कभी कभी पूछता है कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो आभासी बनता है और पार्श्वक रूप से उल्टा बनता है, तो आभासी और उल्टा बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका यूज क्या क्या है समतल दर्पण का, तो इसका यूज शीशे के रूप में किया जाता है, जैसे हम लोग नॉर्मल जीवन में करते हैं अपने। और इसका उपयोग जो पेरिस्कोप के निर्माण में किया जाता है, जिसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है, जो क्वेश्चन था। सोलर कुकर में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और बहुरूप दर्शक बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। खिलौने जो रंगीन कांच के टुकड़ों या छोटे रंगीन मोतियों से सुंदर पैटर्न निर्मित करता है, जो बहुरूपक दर्शक जो होता है वो खिलौने की तरह काम करता है, जो बच्चे देख के खुश होते हैं उसको, तो वो अलग बनता है। तो इसका 4-5 यूज है। 10वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। तो निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, ये ठीक है। इस निकट दृष्टि में दूर की वस्तुएं सही से नहीं दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और नज़दीक की नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। द्विभिक लेंस का उपयोग दृष्टि वैषम्य को ठीक किया जा सकता है,
सी वाला गलत है, इसका डी आंसर सही है, ए और बी दोनों सही है, तो डी उत्तर सही है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, कभी इंग्लिश में पूछ देता है कि जो निकट दृष्टि दोष है उसको हम मायोपिया कहते हैं, पूछ लेता है इंग्लिश में कभी मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है इसे डायरेक्ट पूछ लेगा, तो मायोपिया होता है। और हाइपरमेट्रोपिया होता है दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया ये लिखा है, हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया। तो कभी कभी इंग्लिश में ये भी पूछ लेगा, डायरेक्ट हिंदी में भी इंग्लिश ही लिख देता है, मायोपिया लिख देता है, तो याद रखिएगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो है, हाइपरमेट्रोपिया जो है उसको भी देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 नंबर का। तो इसमें लिखा है कि विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी वाला सही है इसका, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है विद्युत मोटर। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है सापेक्षता के विशेष सिद्धांत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने किसके बीच संबंध स्थापित किया था। सापेक्षता का जो सिद्धांत जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो पूछ रहे हैं कि किसके बीच संबंध था, तो बताइए कौन सा था। तो उनका फार्मूला था E बराबर mc², तो इस ध्यान दीजिएगा। तो द्रव्यमान और वेग, ऊर्जा और कार्य, द्रव्यमान, ऊर्जा, कार्य और बल, तो किस में था बताइए, इसी के अनुसार बताइए, द्रव्यमान और ऊर्जा था, तो सी आंसर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस शुष्क बर्फ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शुष्क बर्फ के बारे में बताना है, तो कौन सा सत्य है। तो पहला है इसमें, तो पहला है शुष्क, सत्य बताना याद रखिएगा। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है और -78.5 डिग्री सेल्सियस पर ऊर्ध्वपातित हो जाता है, तो पहला ठीक है। दूसरा है शुष्क बर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गलत है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है और -78.5 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, नहीं ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ये गलत है। और डी है शुष्क बर्फ CO2 और CO2 का मिश्रण होता है। शुष्क बर्फ CO2 और तरल CO2 का मिश्रण भी गलत है, तो इसका ए आंसर ठीक है शुष्क बर्फ के बारे में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो किस में होती है बताइए, 14वें का। रेडियो तरंगे, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगे, एक्सरे। तो एक्सरे में होती है। सबसे अधिक वेदन क्षमता एक्सरे की होती है और सबसे कम होती है किसकी बताइए, पिछले टेस्ट में बताया हमने। सबसे कम अवरक्त की होती है, अवरक्त की सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा इसकी होती है एक्सरे की। तो पूछ रहा है अधिकतम ऊर्जा, तो डी आंसर ठीक है इसका 14वें का। 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से कौन वर्ष 2023 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं था। तो कौन नहीं था बताइए। पियर एगोस्टिनी, फेरेक क्रॉक्स, एली एल हुइलियर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15वां को बताइए कौन सा सही है। तो कौन सा प्राप्तकर्ता नहीं था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है इसका, मतलब कि तीनों ने ही प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसका डी आंसर ठीक है। तो इनको उनकी खोज एंटो सेकेंड के लिए मिला था, एंटो सेकेंड खोज की थी एंटो सेकेंड की, एंटो सेकेंड प्रकाश किरणें। चलिए अगले क्वेश्चन 16 नंबर का, कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है आर और UPPCS में। तो कब हुई थी, 1979 में, 1971 में, 1883 में, 1962 में। तो कब हुई थी, तो 1971 में हुई थी, 1971 में हुई थी। चलिए 17वें पे, उपकरण और विद्युत चुंबकीय विकिरण के युग्म सुमेलित कीजिए, बताइए। नाइट विजन, विमान नेविगेशन, ऑप्टिकल फाइबर, गुर्दे की पथरी का पता लगाना, तो कौन सा है। तो नाइट विजन किस कब यूज होता है, अवरक्त किरणें होती हैं कि परासभ्य होती हैं। तो नाइट विजन में अवरक्त किरणें होती हैं, तो एक का चौथा हो जाएगा। ठीक है, एक का चौथा। विमान नेविगेशन के लिए पराश्रव्य तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, तो सूक्ष्म तरंगों का यूज होता है, तो 3 हो गया।
और ऑप्टिकल फाइबर में दृश्य प्रकाश का यूज होता है, तो 1 हो गया। और गुर्दे की पथरी का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगे 2 हो गया। तो 3 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 किस में है? ए में ही है 4 3 1 2, तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसका पढ़ लीजिएगा। तो ए आंसर सही है इसका। 18वां वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1958 में, 1962 में, 1984 में, 1977 में। तो कब किया गया था? 1958 में वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव को किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य यह था कि पुरुषों और महिलाओं की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जाए और वैज्ञानिक गतिविधियों में बढ़ावा दिया जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था। तो 19 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? तो प्रकाश से ध्वनि है, अनुप्रस्थ है और ऊष्मा है। तो ध्वनि नहीं कर सकती है, बी आंसर ठीक है, क्योंकि निर्यात में अगर कोई बम फटता है या कुछ भी फटता है तो उसकी आवाज़ हमको पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। तो बी इसका सही आंसर है। 20वां है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो जल है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वायु है। तो इसमें जो वायु है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। कैसे? जल का क्या होता है? H2O होता है, अमोनिया NH3 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। और जो वायु होता है उसमें अमोनिया भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, वाष्प होता है, धूल कण होते हैं। तो कई तत्व होते हैं, जिससे से वायु जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु को एक अविभाज्य कण के रूप में प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन है, डेरोथी क्रोफुट डाजेकिन है, कार्ल जिगलर है, गियुलियो नट्टा है। तो जॉन डाल्टन है। इन्होंने परमाणु को एक अविभाज्य कण के रूप में प्रस्तुत किया था और माना था कि जो परमाणु है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटी यूनिट है और यह उस पदार्थ के सभी गुणों को समाहित की रहती है। और परमाणु कभी अकेले नहीं रहता, इसलिए वो क्या कहते हैं कि अकेले अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रहता है वो, इसलिए वो संयुक्त अवस्था में रहता है। तो ए इसका सही आंसर है। इसका डी था, इसका बी था। ठीक है, चलते हैं 22वें पे। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नींबू का रस, सिरका, इमली, खट्टा दूध। तो किसमें कौन सा होता है बताइए 22वें का? तो नींबू में साइट्रिक एसिड होता है और एस्कर्बिक अम्ल भी होता है, विटामिन सी। तो नींबू में क्या होता है? साइट्रिक एसिड या एस्कर्बिक अम्ल। तो एक हो गया नींबू का। ठीक है। सिरके में एथेनोइक अम्ल होता है, सामान्यतः इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल को याद रखिएगा। तो एथेनोइक अम्ल होता है, तो दूसरा हो गया इसका। और इमली में जो होता है टार्टरिक अम्ल होता है, तो सी हो गया इसका तीसरा। और दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, तो इसका 4 हो गया। तो 1 2 3 4, तो बी आंसर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कौन से प्रबल अम्ल के उदाहरण है इसको बताना है। तो पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो कूट के बारे में बताना है हमको। 2 3 1 3 3 4 1 2 3, तो कौन सही है? तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं पहले इसको समझ लीजिए। तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं उनको प्रबल अम्ल कहते हैं। अब प्रबल अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, HCl और H2SO4 आता है। तो 1 और 3 इसका सही है, तो सी आंसर सही है इसका। और जो क्या होता है कि दुर्बल अम्ल क्या होता है? तो वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं उनको दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोसायनिक अम्ल हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया। ये सब लोअर में आते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, दुर्बल अम्ल में आते हैं। ठीक है, चलते हैं 24वें नंबर पे। तो इसमें कथन और कारण और दिया हुआ है। तो इसमें पहला है जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्लोरीन का उत्पादन होता है। कारण क्या है? इस क्लोरीन गैस का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। तो क्या सही? तो सही है, क्लोरीन का उत्पादन जो होता है जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है। तो ये बात सही है। और तथा इस क्लोरीन के गैस का उपयोग हम ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं, तो ये भी सही है। मगर जो आर है ए की व्याख्या नहीं करता, इस वजह से सी इसका उत्तर सही होगा कि ए आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, 25वें नंबर पर चलते हैं। तो 25वें नंबर क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है ये आमतौर पर प्रकृति में भंगुर होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो कौन सा सही है? कूट में बताइए 1 2 1 2, न तो 1 न तो 2, तो कौन सा सही? तो पहला इसका जो है ये आमतौर पर प्रकृति में भंगुर होते हैं, तो ये ठीक है। और ये हमेशा ठोस अवस्था में होते हैं, ये ठोस और कठोर होते हैं, क्योंकि जो धनात्मक और ऋणात्मक आयन होता है उनके बीच में आकर्षण बल प्रबल होता है, इस वजह से ठोस अवस्था में हो जाते हैं।
तथा प्रकृति में भंगुर मतलब ये है कि इनको थोड़ा सा बल लगाने पे ये भंगुर या तुरंत बिखर जाते हैं, भंगुर अवस्था में भंगुर हो जाते हैं, थोड़ा दाब डालने पर टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, तो ये बात ठीक है। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, तो ये भी बात ठीक है कि इनको जो विभाजित करने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ठीक है, इसका ये ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं। सोल्डर किस मिश्र धातु का बना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो लोहे और निकिल का, तांबे और जस्ता का, सीसा और टिन का, तांबे और टिन का, तो किसका बना होता है? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। बताइए। तो शीशे और टिन का बना होता है, इसका उदाहरण है। सी उत्तर सही है इसका, शीशे और टिन का बना होता है, ठीक है। तांबा और जस्ता मिलकर क्या बनाते हैं? तो कांस्य धातु बनाते हैं, मिश्र धातु है कांस्य। लोहा और निकिल मिलकर क्या बनाते हैं, बताइए। चलिए बताइए इसका कमेंट करके। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का है, निम्नलिखित में से पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा पिक्रिक अम्ल है? इंपॉर्टेंट अम्ल है, बताइए कौन सा है? तो ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ट्राइक्लोरोइथिलीन, ट्राइनाइट्रोफेनॉल, तो क्या है? 27वें का बताइए आंसर। तो इसको ट्राइनाइट्रोफेनॉल को पिक्रिक अम्ल कहते हैं, तो डी आंसर ठीक है इसका, ट्राइनाइट्रोफेनॉल को कहते हैं, ठीक है। यह एक तरह का विस्फोटक है, याद रखिएगा, विस्फोटक है ये, और हल्का पीला गंधहीन क्रिस्टल है जो जल में कम घुलनशील होता है, तथा इसका उपयोग मुख्य रूप से अभिकर्मक और संश्लेषण अभिक्रियाओं में किया जाता है। चलिए ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर में है, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो कीटनाशक, कवकनाशी, शाकनाशी, कृतकनाशी, रोडेंटिसाइड जो होते हैं, ठीक है। तो क्या एल्युमिनियम फास्फेट, बोर्डो मिश्रण, एल्युमिनियम फास्फाइड, ब्रेंजीप्राम, तो किसका कहाँ यूज होता है, बताइए 28वें का। तो कृतनाशी के लिए हम एल्युमिनियम फास्फाइड का यूज करते हैं, तो तीसरा हो गया डी का, तो डी का तीसरा 2 में है, ठीक है। जो शाकनाशियों का जो इस्तेमाल होता है उसमें हम क्या करते हैं, तो बेंजीप्राम का यूज करते हैं शाकनाशियों में। तो शाकनाशी में बेंजीप्राम, तो बेंजीप्राम कौन में है, 4 है बेंजीप्राम, तो इसका सी आंसर ठीक होगा। और कवकनाशी में किसका यूज करते हैं, बताइए। बोर्डो मिश्रण का, थीरम का यूज करते हैं, 2 हो गया ये कवकनाशी। तो कीटनाशी में हम एल्युमिनियम फास्फेट का यूज करते हैं, तो 1 2 4 3 उत्तर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रासायनिक नाम से सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए। बीम स्टोन सल्फर, एप्सस साल्ट, सोडियम परबोरेट, जिप्सम कैल्शियम सल्फाइड, ग्रेन अल्कोहल, इथेनॉल, कौन सा सही है, बताइए। 29वें का पूछ रहे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये जो एप्सम जो साल्ट है, सोडियम पारबोनेट नहीं होता, ये मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्राइट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्राइट, तो इसका बी आंसर ठीक है। और जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ग्रेल अल्कोहल को एथेनॉल कहते हैं, तो ठीक है, बी इसका सही आंसर है। 30वां, ठोस का तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है, समान रहती है, बढ़ जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बढ़ जाती है, सी आंसर सही है। 31वां में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना है। तो लिथियम, जोहान आगस्टन और फर्वेडन, रुबीडियम, रॉबर्ट बंसन, फ्रांसियम का मार्गुराइट पेरे, ब्रोमीन का कार्लोविच क्लास, तो कौन किसकी खोज किया था, बताना है। और कुछ सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है हमको। 31वें का तो ब्रोमीन का ये गलत है, यही तो इसका डी आंसर सही है। तो जो ब्रोमीन की खोज किया था एंटोनी जेरोन बालार्ड ने किया था, एंटोनी जेरोम बालार्ड
ने किया था इसकी खोज, तो डी आंसर हो गया इसका। 32वें, तो जो 32वें क्वेश्चन है, रेनकोट के निर्माण में किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ग्लाइप्टल, यूरिया फार्मेल्डिहाइड, रेजिन, पॉलीस्टराइन, तो किसका यूज किया जाता है? 32वें का आंसर बताइए। तो इसका आंसर ए है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज का उपयोग जो होता है रेनकोट बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर का यूज किया जाता है, तो ए आंसर ठीक है इसका। तो इसको पीवीसी भी कहते हैं, याद रखिएगा पीवीसी। तो इसका पीवीसी का यूज होता है जो रेनकोट, हैंडबैग, विनाइल फ्लोरीन, पानी के पाइप का निर्माण करने में पीवीसी का यूज किया जाता है, याद रखिएगा इसको। फिर 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नहीं है, बस पूछना है धातुओं के संबंध में। तो वे मूल ऑक्साइड बनाते हैं, उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, बताइए। तो कौन सा सही है इसमें? तो दे फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। दे हैव द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। चौथा है दे इजली लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी विद्युत वे आसानी से संयोजी इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। तो 33वें कौन सही है? कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, सत्य नहीं है। तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, यही सही नहीं है, बी, क्योंकि उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, कम होती है, ठीक है। बाकी सब सही है, बाकी पहला दूसरा और दूसरा नहीं सही है, तीसरा चौथा सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 34वें पे। समतापी प्रक्रिया वह है जिसमें क्या होता है? तो परिवर्तन के दौरान तंत्र का तापमान स्थिर रहता है, तो यही सही है इसका। परिवर्तन के दौरान दाब स्थिर रहता है, तो ये गलत है। कोई ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होती, तो ये भी गलत है। परिवर्तन के दौरान आयतन स्थिर रहता है, तो ये भी गलत है। तो ये इसका सही है, याद रखिएगा 34वें का, ये ठीक है। परिवर्तन के दौरान तंत्र का तापमान स्थिर रहता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्लोरीन का सबसे आम यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, तो कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है जो इसका आम यौगिक है, तो इसका बी आंसर ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड है, क्लोरीन का सबसे आम यौगिक है ये प्रकृति में क्रिस्टल सेंधा नमक जिसको कहते हैं वही है, ये सेंधा नमक, जो अक्सर जो अशुद्धियों के कारण रंगहीन हो जाता है, ये देखते हैं वाइट रहता है सेंधा नमक, तो बी वाला सही है। 36वें बताना है कि अमोनिया किससे निर्मित होती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन और सल्फर से, नाइट्रोजन और क्लोरीन से, तो अमोनिया CH4 तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से होती है, तो ए एस का सही है 36वें का। NH3 होता है, सॉरी CH4 तो मेथेन का लिख दिए, NH3 होता है, CH4 लिख। तो चलिए ये 37वें पे चलते हैं। साबुन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो कौन सा पाया जाता है? 37वें में बताइए। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है इसमें, तो डी सही आंसर है इसका। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? चूने का पानी होता है, याद रखिएगा। अमोनियम हाइड्राइड जो खिड़की साफ़ करने के लिए यूज किया जाता है, खिड़की साफ़ करने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन होता है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। तो सोडियम ये क्या होते हैं? साबुन होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, ठीक है, डी आंसर ठीक है इसका। 38वें पे चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इन, तो 38वें बताइए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? 38 नंबर क्वेश्चन है ये पूछ रहा है
38 नंबर का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? शराब का वाष्पित होना, एल्युमिनियम फॉयल की शीट का मुड़ना, शुष्क बर्फ का कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प में ऊर्ध्वपातन, लोहे पर जंग लगना। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है बताइए इसमें? 38वें का, तो उसमें लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, डी इसका सही है। ठीक है, और इसे पूछता है कि रासायनिक परिवर्तन क्या क्या हैं, तो रासायनिक परिवर्तन बताइए क्या क्या हैं। तो जैसे क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या है? भोजन का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ की संरचना परिवर्तित होती है और जो रासायनिक बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं। तो भोजन का पकना, अंडा पकना, चीनी गर्म करके उसका कैरमेल जो बनता है वो भी, केक का पकना, लोहे पर जंग लगना, ये सारा जो है रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि इस परिवर्तन में शामिल पदार्थ संरचना रूप से परिवर्तन से पहले और बाद में एक समान होते हैं, जैसे जल का उबलना, शराब का वाष्पीकरण, कागज़ को टुकड़े टुकड़े करना। तो क्या होता है, कुछ भौतिक परिवर्तन के प्रकार, बनावट, आकार, तापमान और पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है इनके। बाकी वो ऐसे जैसे जल का उबलना, शराब का वाष्पीकरण, कागज़ को टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे तो कागज़ की प्रॉपर्टी वही रहेगी। शुष्क जो बर्फ का कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाष्प में उसका ऊर्ध्वपातन होना, ये भी उस भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। एल्युमिनियम फॉयल की शीट का मुड़ना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ठीक है, उदाहरण इसे याद कर लीजिए डायरेक्ट, उसको समझ में आया कि क्या नहीं है क्या नहीं, उससे मतलब नहीं है, याद रहना चाहिए कौन किसका है। तो बस इसमें जो लोहे का जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है, बाकी ये तीनों भौतिक परिवर्तन है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे, तो 39 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु के बारे में पूछ रहा है कि संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही ये पूछा है। तो ये अपनी घटक धातुओं की तुलना में अधिक कठोर होते हैं, पहला है। दूसरा है, ये उन धातुओं की तुलना में अधिक सतत होते हैं जिनसे वे निर्मित होते हैं। तो 39वें कौन सा सही है बताइए? तो ये सही पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये अपनी घटक धातुओं की तुलना में अधिक कठोर होते हैं, तो ये भी ठीक है। ये उन धातुओं की तुलना में अधिक सतत होते हैं जिनसे वे निर्मित होते हैं, तो ये भी ठीक है। तो इसका सी सही आंसर है, दोनों कथन सही है। तो जो मिश्र धातुएं होती हैं उनकी विद्युत चालकता शुद्ध धातुओं की तुलना में कम हो जाती है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि विद्युत चालकता शुद्ध धातुओं की तुलना में कम होती है। उनका गलनांक उन धातुओं की तुलना में कम होता है जिनसे वे निर्मित होते हैं, और इनके अपने घटक धातुओं की तुलना में अधिक लचीलापन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, तो बताना है अभिकथन। श्वेत फास्फोरस का उपयोग सैन्य उद्योग के लिए ग्रेनेड में प्रदीप्त उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। श्वेत फास्फोरस का यूज पूछ रहा है, कारण क्या है इसका? फास्फेट का उपयोग डिटर्जेंट निर्माण के लिए भी किया जाता है। तो ये तो सही है कि श्वेत फास्फोरस का यूज सैन्य उद्देश्य के लिए ग्रेनेड में प्रदीप्त उत्पन्न करने के लिए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जो दूसरा है, फास्फेट का उपयोग डिटर्जेंट केक में किया जाता है, तो ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, मगर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो सी इसका सही आंसर होगा, व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है 2025 का BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप के लिए किस शहर को मेजबानी घोषित किया गया है? 41वें को बताइए कौन शहर है? तो पुणे है, चेन्नई है, गुवाहाटी, अहमदाबाद है। तो गुवाहाटी है, सी आंसर ठीक है इसका। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन गुवाहाटी में होगा 2025 में, याद रखिएगा। जो 42वां है, हाल ही में चर्चा में रहा तामजा ब्लू होल है, तो क्या है? भैया ये? तो मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी के आसपास पाया गया कास्ट स्थलाकृति का सबसे गहरा सिंक होल, यही बात सही है। प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच के आसपास सबसे गहरा क्षेत्र ये नहीं है। आर्कटिक महासागर स्थित पृथ्वी का सबसे गहरा क्षेत्र ये भी नहीं है। हिंद महासागर का सबसे निचला बिंदु तो ये नहीं है। इसका पहला ही सही है कि जो मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी के आसपास पाया गया कास्ट आकृति का सबसे गहरा सिंक होल है ये। अगले क्वेश्चन, तो कोविशील्ड वैक्सीन जो लगवाए हैं व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों में एक दुर्लभ महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव देखा गया है, वो कौन सा सिंड्रोम का अनुभव कर रहे हैं बताइए? फाइब्रोमायाल्जिया सिंड्रोम, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनियन सिंड्रोम, गुइलेन बैरे सिंड्रोम, टॉरेट सिंड्रोम। तो किस सिंड्रोम का वो कर रहे हैं वो लोग? तो ये बी है, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनियन सिंड्रोम का ये लोग सामना कर रहे हैं।
तो इस सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि किसी किसी व्यक्ति में रक्त के थक्के जम जा रहे हैं, निर्मित हो जाते हैं अपने आप से, जो मस्तिष्क में जम जा रहे हैं और प्रवाह को अवरुद्ध कर दे रहे हैं। प्लेटलेट काउंट किसी का कम हो जा रहा है, और रक्त में पेट के थक्के या मस्तिष्क में कहीं भी थक्के बन सकते हैं। तो ये सब दिक्कत आ रही है। 44वें में चलते हैं। तो पूछ रहा है वेस्ट नाइल बुखार निम्नलिखित में से किस रोगवाह के कारण होता है? तो एंडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एनोफिलीज मच्छर, हेमागोकस मच्छर। तो किससे हो रहा है ये? तो ये क्यूलेक्स मच्छर से हो रहा है। तो बी आंसर ठीक है इसका। वेस्ट नाइल बुखार जो है नाइल वायरस के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन चलते 46 नंबर क्वेश्चन है कि 46वीं अटलांटिक संधि परामर्श बैठक ATCM 46 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो बताइए। विशाखापट्टनम, मलप्पुरम, कोच्चि, लखनऊ। तो कोच्चि में। तो सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 46वें पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पे है? तो कौन है वो? तो डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, जर्मनी है। तो नॉर्वे है, सी आंसर ठीक है। 47वें। तो 27 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मानव इतिहास का पहला मिशन है जिसने चंद्रमा के सुदूर भाग से नमूना पृथ्वी पर लाया गया? तो चंद्रयान 3, आर्टेमिस 2, चाई 6। उपरोक्त में से कोई नहीं। 47वें को बताइए कौन सा है? तो ये चाई 6 है जिसने नमूना पृथ्वी पर लाया है। तो चाई 6 से सी आंसर से ये चाइना का है। ये न्यू वर्ल्ड वेल्थ के साथ साझेदारी में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित विश्व की धनी शहरों की रिपोर्ट में मुंबई का स्थान कौन सा है? तो बताइए मुंबई का स्थान कौन सा? 24वां है, 27वां है, 37वां है, 46वां है। तो 24वां स्थान है मुंबई का धनी शहरों की सिटी में। ठीक है, ये न्यू वर्ल्ड वेल्थ और हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित की गई है। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का फार्मूला 1 रेस का विजेता है? तो सी है लैंडो नॉरिस हैं इसके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। नाइफ को मिला है, कैरोस को मिला है, नाइट वॉच को मिला है, द वेजर को मिला है। तो 50वें का आंसर बताइए किसको मिला है? तो ये मिला है कैरोस को। पी आंसर ठीक है, कैरोस को मिला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 51 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। तो इसमें 51 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो बताइए कौन सा है इसमें 51वें का? तो यह 11 मई को मनाया जाता है। दूसरा है यह रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो कूट के अनुसार बताइए कौन सा सही है? तो यह 11 मई को मनाया जाता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, पहला सही है इसका। दूसरा गलत है, ये रमन प्रभाव की खोज में नहीं, इनकी घोषणा के उपलक्ष्य में नहीं मनाया जाता। ये मनाया जाता है 1998 में पोखरण में सफल जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसके स्मृति के तौर पे 11 मई को इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में। तो इसका केवल एक सही, तो सी आंसर होगा इसका। चलते हैं 52वें नंबर क्वेश्चन पे। भारत में अफ्रीकी चीते को जंगल में लाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान को दूसरे स्थान पर चुना गया है? किस स्थान को दूसरे स्थान पर चुना गया है? तो कुनो नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य। तो कौन सा है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को दूसरे स्थान पर चुना गया है। तो सी आंसर ठीक है इसका। तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है पूछेगा? तो MP में, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के बाद धन प्रेषण, विश्व प्रवासन, प्रसन्नता नहीं है सॉरी, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा देश भारत के बाद धन रेमिटेंस जो भेजता है, धन प्रेषण प्राप्त करने में दूसरे स्थान पर है? तो मैक्सिको है, चीन है, बांग्लादेश है, ब्राज़ील है। तो कौन है वो? तो मैक्सिको है, इसका ए आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन ने निम्नलिखित में से किस पंछी के संरक्षण प्रयास के लिए ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है? तो किसके लिए जीता है भैया वो? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट एडजुटेट स्टार्क, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, साइबेरियन क्रेन। तो किसके लिए जीते हैं वो? तो ग्रेट एडजुटेट एक स्टार्क के लिए जीती हैं। तो बी आंसर ठीक है इसका।
55वां विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो चेंगदू में, स्टॉकहोम में, वियना में, रॉटरडैम में। तो कहाँ किया गया? 55 नंबर का आंसर बताइए। तो ये रॉटरडैम में किया गया था। डी आंसर ठीक है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछ रहा है सॉर्टेड अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के बारे में बताना है कि क्या है ये। तो 56वें का, तो विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटर इंजन वाला रॉकेट है। इसके द्वारा निर्मित 4D प्रिंटर वाला भारत का पहला रॉकेट है। IIT बॉम्बे द्वारा निर्मित 3D प्रिंटर वाली विश्व की पहली मिसाइल है। DRDO द्वारा निर्मित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल रक्षा प्रणाली है। तो ये पहला इसका ठीक है। विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट है ये, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सॉर्टेड इसका नाम है, ठीक है। पूछेगा इसका निर्माण कौन किया था? तो इसका निर्माण जो है अग्निकुल प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, इंपॉर्टेंट है ये। अग्निकुल प्राइवेट लिमिटेड किया गया है, उसके द्वारा किया गया है। इसका पूरा नाम है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, तो इसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। 57वां, युविका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसरो के युविका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, बताइए क्या है? तो पहला है इसमें, इसरो द्वारा युवा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्राप्त करना इसका पहला एम है। तो दूसरा है भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देना, शारीरिक प्रशिक्षण, अंतरिक्ष यात्रा प्रोटोकॉल, अंतरिक्ष वातावरण जीवित रहने के लिए कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाना। तीसरा है निजी कंपनियों के लिए पूरा प्रौद्योगिकी का और संवर्धन करना, वाणिज्य पूरा संचालन में सुधार हेतु तकनीकी सहायता और संसाधन प्रदान करना। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ए ठीक है। इसने युवाओं और छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग को बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है, तो ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 58वां का, मैड्रिड ओपन टेनिस 2024 टूर्नामेंट विजेता कौन है? तो आर्यन सबालेका हैं, एस्ले बार्टी हैं, ईगा स्वीटएटेक हैं, नाओमी ओसाका हैं। तो कौन है इसका 58वें का, बताइए। तो ईगा स्वीएटेक हैं, तो इसका सी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो 59 नंबर क्वेश्चन है कि दिवस है उसको कब मनाया जाता है, उसको बताना है। कौन सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। तो विश्व थैलेमिया दिवस, विश्व थैलेमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है, बात ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, और जो डेंगू दिवस है 16 मई को मनाया जाता है। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं, तो ऊपर से कोई ऐसा नहीं जो गलत है, तो डी आंसर ठीक है इसका। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को हॉलीवुड की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, मनोज बाजपेयी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो किसको किया गया है, बताइए किसको किया गया है इसमें? दीपिका पादुकोण को, आलिया भट्ट को, मनोज बाजपेयी को, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, किसको किया गया 60वें का? तो ये दीपिका पादुकोण को किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ए आंसर सही है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो बताइए। रेड फ्लैग, शक्ति, इनियोचोन्स, डेजर्ट फ्लैग, तो किसके साथ ये अभ्यास है पूछ रहा है, भारत का अभ्यास और स्थान कहाँ हुआ है ये बताना है हमको। तो रेड फ्लैग कहाँ हुआ है बताइए, 61वें का। तो जो इनियोचोस है वो कहाँ पे हुआ है? इनियोचोस जो है वो किसके साथ है? ग्रीस के साथ है, तो 3 हो गया, इनियोचोस 3। डेजर्ट फ्लैग किसके साथ है? डेजर्ट फ्लैग किसके साथ है बताइए? तो यूएई के साथ है, 1 होगा, डेजर्ट फ्लैग 1 होगा। शक्ति किसके साथ है? तो जो शक्ति है वो फ्रांस के साथ है। और रेड फ्लैग किसके साथ है? तो रेड फ्लैग जो यूएसए के साथ है, तो चौथा हो गया इसका। शक्ति किसके साथ है? तो भारत के साथ है, तो दूसरा हो गया। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, ये इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं? तो कौन सा देश है? अर्जेंटीना है, वेनेजुएला है, मिस्र है, स्पेन है। तो कौन से देश में सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं भाई? तो वेनेजुएला में। तो ग्लेशियर पिघलने वाला प्रथम एंडियन देश बन गया है। वैज्ञानिकों ने सियरा नेवादा में अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर के नुकसान की व्याख्या करते हुए उसका मानना है कि यह दक्षिण अमेरिका देश आधुनिक इतिहास में अभी तक सबसे जो ग्लेशियर पिघलने वाला प्रथम देश बन गया है। तो वैज्ञानिकों ने इसको कहा है। तो वेनेजुएला है, 20 का सही आंसर है। पादप 63वां, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये इंपॉर्टेंट है, बार पूछता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर। तो पादप कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। तो कौन सा सही है बताना है हमको। तो पहला गलत हो गया, क्योंकि उल्टा होता है इसका। जो पादप कोशिकाएं बड़ी होती हैं, जंतु कोशिकाएं छोटी होती हैं। दूसरा है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। नहीं, पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति उपलब्ध होती है, उपस्थित होती है। तो इसका डी आंसर सही है। ठीक है, 64वां पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कोशिकाओं की स्वघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिकाओं की स्वघाती थैली किसे कहा जाता है बताइए। लाइसोसोम को, गाल्जी बॉडी को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो किसको कहा जाता है बताइए। तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसका ए ठीक है। ठीक है, 65 पे चलते हैं। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प में मादा प्रजनन अंग होता है? तो पुमंग होता है, कोरोला होता है, जयांग होता है, कैल्किस होता है। तो क्या होता है? पुष्प में मादा प्रजनन अंग कौन सा होता है 65वें का? तो जयांग होता है वो। सी आंसर ठीक है, याद रखिएगा, इसको पूछता है, जयांग होता है। 66वें का क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा पादप ऊतक केवल मृत कोशिका से बना होता है? तो निम्न में से कौन सा पादप ऊतक केवल मृत कोशिका से बना होता है? तो क्या है वो? तो इसके लिए रेकाइमा ऊतक, रेकाइमा ऊतक, कोले नकाइमा ऊतक, पैरे नकाइमा ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक। तो कौन सा है ये? तो ए है इसका। इसके रेकाइमा ऊतक जो होता है वो पादप ऊतक केवल मृत कोशिकाओं से बना होता है। 67वां है पौधों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बृहत पोषक की आवश्यकता होती है? तो फास्फोरस, लोहा, तांबा, कैल्शियम। तो किसकी होती है बताइए। तो कैल्शियम की होती है। तो चौथा सही है इसका आंसर। बृहत पोषक सामान्यतः पादप के शुष्क पदार्थ 1 से 10 मिलीमीटर चाहिए उनको, मिलीलीटर चाहिए, मीटर नहीं। चलिए ठीक है। अगर शुष्क पोषक पूछेगा क्या होता है, तो शुष्क पोषक में जैसे लोहा हो गया, मैंगनीज हो गया, तांबा हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, बोरान, क्लोरीन, निकल, ईटीसी, ये पोषक हैं, ये सूक्ष्म पोषक हैं। और जो मतलब कि बृहत पोषक में आते हैं वो क्या हैं बताइए। तो ध्यान दीजिए कि वृद्धि के लिए पूछा है, वृद्धि के लिए आवश्यक क्या है। तो बृहत पोषक तत्वों में क्या क्या आते हैं? तो कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आता है। चलिए, तो 67वां में कूट बताना है कि पौधों की वृद्धि के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। तो जिसमें फास्फोरस हम सोच रहे हैं, ये भी कन्फ्यूज हो गए, फास्फोरस भी होता है इसमें और कैल्शियम भी होता है। तो 1 और 4 होगा इसमें। तो 1, 4 किसमें? तो डी वाला सही है इसका आंसर, ए और 4, 1 और 4। तो वृद्धि के लिए फास्फोरस और कैल्शियम की आवश्यकता होती है इसमें। तांबा और लोहा जो होता है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, 68वें पे चलते हैं। पादप हार्मोन के बारे में बताना है। तो लिखा है इसमें कि पादप हार्मोन मुख्य रूप से कोशिका वृद्धि और तने की वृद्धि बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? जो कोशिका वृद्धि करता है और तने को वृद्धि करने में सहायता करता है, वो कौन सा है? तो जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकिनिन है, किनिन्स है, एब्सिसिक अम्ल है। तो कौन है ये? तो बी है ये, ऑक्सिन है। बी आंसर ठीक है इसका। तो जो याद रखिएगा, जो ऑक्सिन होता है कोशिका विभाजन में मदद करता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऑक्सिन जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है, फलों के विकास में मदद करता है,
कटिंग से जड़ों के निर्माण में मदद करता है। पार्श्व शाखा मतलब शीर्ष प्रभुत्व वाली जो शाखा होती हैं ऊपर जाती हैं, उसके लिए बढ़ाने के लिए भी उपयोगी होता है ये। और एब्सिसिक एसिड क्या होता है, यह एक तरफ का पादप हार्मोन है जो विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं विशेषकर तनाव प्रतिक्रियाओं, ये प्रतिक्रिया देता है, तनाव प्रतिक्रिया उसमें इसकी भूमिका होती है। रंध्र छिद्र के नियंत्रण में इसकी भूमिका होती है। शुष्क जैसे पर्यावरणीय तनाव की प्रतिक्रिया शामिल होती है, जैसे कि शुष्क क्षेत्र में जो क्या होता है, जब तनाव होता है पौधों के पेड़ों को, तो उसमें एब्सिसिक अम्ल जो होता है उनके काम आता है। जिब्रेल जिब जिब जिब्बेरेलिंस क्या लिखा है, जिब्बेरेलिंस क्या होता है, तो ये तने की वृद्धि के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए, पुष्प आने सहित विभिन्न विकासात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है ये। तो जो जिब्रेलिंस होता है पौधे की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होता है, ये जिब्रेलिंस आवश्यक है। ठीक है। साइटोकिनिन्स क्या करता है, तो साइटोकिनिन्स क्या करता है, तो ये भी कोशिका विभाजन में मदद करता है, उसको बढ़ावा देता है, उसको प्रभावित करता है। और पौधों की जैसे जीर्णता, जैसे बुढ़ापा में देरी जैसी प्रक्रियाओं में ये शामिल होता है। तो ठीक है, इसका बी आंसर सही है। जो ऑक्सिन है वो वृद्धि कोशिका वृद्धि और तने की वृद्धि में बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 69 का, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल का उदाहरण है। आभासी फल का उदाहरण कौन सा है, तो आम है, कीवी है, सेब है, टमाटर है। तो आभासी फल कौन सा उदाहरण है भैया, तो सेब आभासी फल है, याद रखिएगा। तो पूछेगा वास्तविक फल क्या होता है, तो वास्तविक फल वो फल होते हैं जो केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, जैसे आम हो गया, नारियल हो गया, टमाटर हो गया, कीवी हो गया। यही सब होते हैं कि जो अंडाशय से विकसित होते हैं उनको वास्तविक फल कहते हैं। और आभासी फल उनको कहते हैं जो फल, जिस फल का निर्माण जैसे अंडाशय में नहीं होता है, कुछ फूल के हिस्से जैसे कि थैलेमस में पुष्पक्रम और कैलिक्स फल का हिस्सा बनाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, कटहल हो गया, नाशपाती हो गया। देखिए ये सब जो होते हैं ये इनके उदाहरण है आभासी फलों के। तो इसमें सेब भी आता है, तो सेब भी आभासी फल है, याद रखिएगा। सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कटहल हो गया, ये सारे जो होते हैं आभासी फल में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग उन्मूलन लक्षित सही ढंग से सुमेलित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा कभी किसी भी एग्जाम में, तो इसको पढ़ के जाइएगा। तो पहला है सिकल सेल एनीमिया 2047, लसिका फाइलेरिया 2030, क्षय रोग 2025, मलेरिया 2030। तो कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है बताना है ये। तो बताइए, जो लसिका फाइलेरिया है ये सही ढंग से सुमेलित नहीं है, 30वां है जो ये नहीं है। इसको जो क्या है 2027 तक समाप्त करना है, 2027 तक। बाकी सिकल सेल एनीमिया जो है इसको 2047 तक, क्षय रोग सही है 2025 तक, मलेरिया 2030 तक। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 है, वर्ष 2023 में मेडिसिन या फिजियोलॉजी के नोबेल पुरस्कार विजेता नोबेल पुरस्कार की उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है। तो मेडिसिन इमेजिंग में लेजर तकनीक, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज, विलुप्त हेमिनिन के जीनोम और मानव विकास संबंधित, कोविड-19 के विरुद्ध mRNA के लिए। तो किसके लिए दिया गया है, तो कोविड-19 में mRNA के लिए दिया गया है, तो इसका डी आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन है 72, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन 7, विटामिन B5, तो मिलान करना है कौन सा सही है। तो विटामिन सी किस में क्या होता है, स्कर्वी होता है इससे, तो 4 हो गया। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, तो 2 हो गया। विटामिन B7 के से बाल झड़ता है, तो 1 हो गया। और विटामिन B5 से प्लेग्रा होता है, तो ये हो गया 3। 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये आंसर ठीक है इसका। चलते अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 100 रैंकिंग में शामिल है। तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल, अन्ना विश्वविद्यालय तमिलनाडु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। तो कौन सा है ये, 73वें का आंसर बताइए। तो ए है इसका,
1 और 2, जैसे महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल, अन्नामलई तमिलनाडु, तो 1 और 2 इसका शामिल है। तो ए आंसर ठीक है। 73वें का। 74वें को बताइए, 2024 में भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी, पद्मश्री, साहित्यिक अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, पद्म भूषण, तो किससे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप से उनको किया गया है। तो ए आंसर ठीक है इसका। चलते अगले क्वेश्चन पे। तो IIT बॉम्बे निम्नलिखित में से किस कंपनी की साझेदारी से भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजिंग विकसित कर रहा है? तो कौन सी कंपनी है? तो क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजिंग विकसित कर रहा है, तो कौन सा कंपनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एसेंचर, विप्रो, तो कौन सी है? 75वें को बताइए। तो TCS है। तो बी आंसर याद रखिएगा, TCS साथ मिलकर बना रही है। तो पायल कपाड़िया किस फिल्म में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो पायल कपाड़िया के बारे में बताइए। 76 का। तो डी है इसका, ऑल वी इमेजिन अ लाइट, तो डी आंसर ठीक है इसका, डी के लिए मिला है इनको। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा विकसित किया जाता है। 77 नंबर का क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है, तो ठीक है, इसी तरह विकसित किया जाता है। इसकी सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे है ट्रैवल एंड टूरिज्म में, तो ये भी ठीक है। तो इसका दोनों सही है, तो बी आंसर सही है इसका। 78 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय पर्यटक बन गया है? तो कौन गया था ब्लू ओरिजिन से? तो गोपी ठोटाकुरा, विवेक अग्रवाल, श्यामा मेहता, देवेंद्र जून, तो कौन गया था? 78वें को बताइए। तो ये गए थे गोपी ठोताकुरा गए थे, तो ये आंसर ठीक है। 79 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 की महिलाओं की 200 मीटर की T12 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन है? तो रीमा बर्नवाल हैं, सोमा देवी हैं, सिमरन शर्मा है, दीप्ति जीवन जी हैं, तो कौन है? तो सी हैं सिमरन शर्मा, इसके आंसर हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सुरंग सिंकुला निर्माणाधीन है, जो किसके किसके बीच है? सिंकुला, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सुरंग सिंकुला किसके? लाहौल घाटी एवं जासकर घाटी, लाहौल घाटी एंड स्पीति घाटी, कश्मीर घाटी और लद्दाख घाटी, और चंबा घाटी एंड लाहौल घाटी। तो ये पहला इसका सही है, लाहौल घाटी से जासकर घाटी। और BRO इसका वो कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका निर्माण कर रहा है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने के लिए, हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने के लिए। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और विश्व की सबसे ऊंचाई पे है 16,580, मतलब लगभग समझ लीजिए समुद्र तल से 16 किलोमीटर ऊपर बन रहा है ये, सॉरी किलोमीटर नहीं, फीट ऊपर बन रहा है। सिंकुला दर्रा पर विश्व की सबसे बड़ी या ऊंची सुरंग बन रही है, और इसकी लंबाई कितनी? 4.1 किलोमीटर है। ट्विन ट्यूब सुरंग होगी ये, 4.1 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 80 नंबर के। 81 नंबर क्वेश्चन है कि एलिस मुनरो, जिसका हाल ही में निधन हो गया, को वर्ष 2013 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो एलिस मुनरो को 2013 में पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए दिया गया था बताइए? अर्थव्यवस्था के लिए, चिकित्सा के लिए, साहित्य के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, तो किसके लिए दिया गया? साहित्य के लिए दिया गया था, डी इसका सही है। पूछ लेगा कि एलिस मुनरो कहाँ के थे? तो कनाडा के थे, याद रखिएगा, कनाडाई थे वो, कनाडा। 82वां, पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन से हैं? कौन बना है? द वाशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो किसको मिला है? तो न्यूयॉर्क टाइम को मिला है, द न्यूयॉर्क टाइम को मिला है। चलते हैं 83 पे। मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र की रेड लिस्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यूनेप द्वारा जारी की गई है, IUCN द्वारा जारी की गई है, कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा जारी की गई है, विश्व प्राकृतिक संगठन वर्ल्ड नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है IUCN द्वारा जारी की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। 84 पे। तो 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल है? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रजिस्टर
में शामिल है कौन सा है? रामचरितमानस, पंचतंत्र, भगवत गीता, महाभारत, तो कौन सा शामिल है इसमें बताइए? तो रामचरितमानस शामिल है, तो ए इसका सही आंसर है। तो सॉरी, कूट बताना नहीं चाहिए, ऊपर देख नहीं रहा, कूट बचाना है इसकी। तो पहला रामचरितमानस तो है ही, पंचतंत्र भी शामिल है उसमें, तो 1 2 शामिल है इसमें, तो ए वाला सही आंसर है इसका। ठीक है। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा लिखे हैं, और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं। 85वें का आंसर बताइए, 85 नंबर का। निम्नलिखित में से फलीदार पौधे राइजोबियम के साथ सहजीवी संबंध बनाए रखते हैं। फलीदार पौधे राइजोबियम के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं, तो कौन है वो? सेसवेनिया, अल्फा अल्फा, कमल, मटर, तो कौन कौन है बताइए? 86वें का। इसका भी कूट बताना है, तो केवल 1 2 3 3 4 उपयुक्त में सभी, तो कौन करते हैं? 85वें का बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है ये, तो ध्यान दीजिएगा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा है ही, इसमें मटर भी है, कमल भी है, और ये तो इसका उपयुक्त में सभी बनाए रखते हैं। 85वें का डी है। तो और भी इसमें है कि जैसे अल्फ़ा अल्फ़ा है, बीन्स से कोई भी बीन्स, दाल है, अरहर की दाल हो गई, मटर दाल, चने दाल, सोयाबीन हो गया, सेंसबिया हो गया, सेसबेनिया हो गया, क्लोवर हो गया, तो ये सब चीज़ें रखते हैं सब बैक्टीरिया को। ठीक है, तो डी आंसर ठीक है, इसका सभी लोग करते हैं, सहजीवी संबंध बनाए रखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मिट्टी के पौधे की जड़ों से पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो विसरण, परासरण, उत्क्रम विसरण, उत्क्रम परासरण, तो कौन सा है बताइए? रिवर्स डिफ्यूजन है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है कि ऑस्मोसिस है, तो कौन सा है? तो वो ऑस्मोसिस है, सी आंसर ठीक है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो रेनिटिडिन, इप्रोनाइजीड, एस्पिरिन, पेनिसिलिन, तो पूछ रहा है कौन सी एंटीबायोटिक है, कौन सी एंटीबायोटिक है, एंटासिड है, एनाल्जेसिक है, एंटी डिप्रेसेंट है, तो कौन सा दवाई किसे मैच कर रही है? तो बताना है इसको, बताइए। रेनिटिडिन क्या है, किसके उपयोग की जाती है? तो एंटासिड के उपयोग में की जाती है, तो इसका ए का पहला हो गया। इप्रोनाइजिड क्या किस में यूज होती है बताइए? तो एंटी डिप्रेसेंट दवाई है ये, एंटी डिप्रेसेंट 4 हो गया। एस्पिरिन किसके लिए? तो जो एस्पिरिन है और पैरासीटामोल है वो दर्दनाशक दवाइयों की श्रेणी में आती हैं, तो क्या कहेंगे उसको? तो इसका पहला था, इसका चौथा था। एस्पिरिन का क्या होगा? तो एनाल्जेसिक दवाई है, दर्द में काम आती है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2 सी वाला ठीक ऑप्शन है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता है, तो कौन है? 88वें को बताइए। तो वो निगेटिव जो है सार्वभौमिक दाता है, ये वो निगेटिव जो है रक्त सबको देता है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तंबाकू में मोज़ेक रोग, चावल में अंगमारी रोग, गेहूं में टुंडू रोग, गेहूं का किट्टू रोग, तो कौन है 89 का? तो गेहूं का कुट्टू रोग जो होता है ये जो है कवक के कारण होता है, कवक। 90 का निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम तब होता है जब 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होती है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, तो कौन सा होता है? तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है जब 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होती है, तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन शब्द के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बताइए? जो ट्रांसक्रिप्शन है वो जीन अभिव्यक्ति के कारण प्रथम चरण को संदर्भित करता है, जहाँ डीएनए कूट के एक आरएनए पॉलीमर बनाया जाता है। तो इसको समझ लीजिएगा। वो ये ट्रांसक्रिप्शन हम बता रहे थे। अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में? ऑप्शन दिया हुआ है डीएनए से आरएनए प्रतिलिपि बनाने की जो प्रक्रिया है, पहला है। आरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो एक आरएनए अणु को दूसरे आरएनए अणु की प्रतिकृति बनाने में आरएनए कूट से डीएनए को संश्लेषित करने की क्रिया है। तो कौन सा है? तो इसमें पहला ठीक है, डीएनए से आरएनए प्रतिलिपि बनाने में। तो वही मैं बता रहा था आपको कि जो ट्रांसक्रिप्शन है जीन के अभिव्यक्ति के प्रथम चरण को संदर्भित करता है,
जहाँ डीएनए कूट से एक आरएनए पॉलीमर बनाया जाता है, तो यही ठीक है। 92 का क्वेश्चन बताइए। 92 एंजाइम है और कहाँ स्रावित अंग है वो बताना है। तो एमाइलेज, पेप्सिन, पित्त रस, ट्रिप्सिन, तो कौन कहाँ से होता है बताइए। तो एमाइलेज कहाँ से स्रावित होता है, तो लार ग्रंथि से होता है, 3 हो गया। पेप्सिन कहाँ से होता है, तो अमाशय से होता है, तो 2 हो गया। पित्त रस कहाँ से होता है, पित्ताशय से होता है, तो 1 हो गया। ट्रिप्सिन कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है, तो 4 हो गया। तो 2 3 2 1 4, 3 2 1 4, ये ऑप्शन ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है सिंचाई की ब्लॉक प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की गई एक योजना है। तो सीवी रमन, मुचगुंडम विश्वेश्वरैया, विक्रम साराभाई, सत्येंद्र नाथ बोस, तो कौन इसने बनाया था, कौन इसको बनाया था, तो इसको बनाए थे मोचगुंडम विश्वेश्वरैया ने बनाया था। बी आंसर ठीक है इसका। भारत के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर थे ये विश्वेश्वरैया, और सिंचाई के लिए ब्लॉक प्रणाली एक बड़ी उपलब्धि थी इनकी। और इन्हीं के उस पर इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण है। तो 94 का आंसर बताइए। कौन है गैर परंपरागत स्रोत, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब परंपरागत हैं, हमारे परंपरागत हैं ये। गैर परंपरागत में पवन ऊर्जा है, तो सी आंसर ठीक है इसका, पवन ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन 95 का बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है। तो जल है, क्राउन ग्लास है, ऑक्सीजन है, मैग्नीज है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है, तो कौन सा है बताइए। तो जल है, जल प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में समझ लीजिए। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कमज़ोर रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, जिसमें जैसे कि जो बिस्मथ है, एंटीमनी है, कॉपर है, सोना है, क्वार्ट्ज है, पारा है, जल है, अल्कोहल है, इत्यादि हैं, इसमें आते हैं। तो जल इसका ठीक है, ए आंसर ठीक है इसका। 96 है। मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करता है बताइए। तो 96 का आंसर बताइए कौन है। तो सेरिबेलम है, हाइपोथैलेमस है, मेड्यूला ऑब्लांगेटा है, सेरेब्रम है। तो कौन सा है ये 96 का बताइए। तो हाइपोथैलेमस है, तो बी आंसर ठीक है इसका। 97 निम्नलिखित में नीचे दिए गए कथन में से ए है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, इसको बताना है आपको। तो यकृति मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो पहला कह रहा है। दूसरा क्या है, यकृत पित्त रस का स्राव करता है जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। तो कौन सा सही है इसका 97 का बताइए। बताइए। तो पहला था इसमें कि यकृति बड़ी ग्रंथि है, तो ये ठीक है, ये बात सही है। यह पित्त रस का स्राव करती है जो पित्ताशय थैली में जमा होता है, ये भी ठीक है। तो ये व्याख्या नहीं करता है बड़ी ग्रंथि, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पित्त रस स्रावित कर दे, तो बी इसका आंसर सही होगा। ए आर दोनों सत्य हैं मगर उसकी व्याख्या नहीं करता, तो बी आंसर ठीक है इसका। बाकी दोनों सत्य है कि यकृति पित्त का स्राव करता है और पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है, और सबसे बड़ा ग्रंथि है, ये भी बात सही है। और सबसे अधिक डैमेज होने के बाद रिकवर करने में सबसे तेज़ जो है यकृति है, लीवर जिसे कहते हैं। 98 निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की एकमात्र ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य करती है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसको, बताइए 98 का कौन सा सही है। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क, अग्नाशय। तो अग्नाशय डी आंसर ठीक है इसका, अग्नाशय सही आंसर है। ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों हैं अग्नाशय। तो जो अग्नाशय है मानव शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है, समझ लीजिए। और अग्नाशय के दो कार्य हैं, एक जो बाह्य स्राव वाला कार्य है, बहिस्राव जिसे कहते हैं, जो पाचन में मदद करता है, और अंतःस्राव कार्य जो है जो शर्करा को नियंत्रित करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। धमनियाँ और शिराओं के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, धमनियाँ और शिराओं का क्वेश्चन कन्फ्यूज कर देता है आदमी को, तो इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। अगर आपकी कोई भी बुक अगर जीव विज्ञान की आपके पास है, बायोलॉजी की, तो उसमें से आप समझ सकते हैं। तो एक वीडियो हम सेपरेट बना देंगे इसके बारे में समझाने के लिए। तो 99 का क्वेश्चन पूछता है जो कन्फ्यूजिंग होता है। तो धमनियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं।
धमनियाँ हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं, पहला है ये। दूसरा है फुसफुसी धमनी को छोड़कर सभी धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। तो 99 का कौन सा सही है बताइए। तो 99 का दोनों ही ठीक है, पहला ठीक है दूसरा भी ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। ये अपवाद वाली है कि फुसफुसी धमनी को छोड़कर जितनी भी धमनियाँ होती हैं हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं, मगर जो फुसफुसी धमनी होती है ये उल्टा कार्य करती है, CO2 वाले जो रक्त हैं उनको लेके जाती है, तो ये ठीक है। देखिए धमनियाँ क्या करती हैं, तो जो मानव परिसंचरण तंत्र होता है, रक्त वाहिकाएँ होती है जिसमें धमनियाँ और शिराएँ और कोशिकाएँ तीनों शामिल होती हैं, और हृदय रक्त लसिका और लसिका तंत्र शामिल होता है हमारे पूरे परिसंचरण तंत्र में। तो जो धमनियाँ होती हैं वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर लेके जाती हैं, और उनकी दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं और मांसपेशियों की परतें उसमें होती हैं जो आपके रक्त को गतिमान बनाती हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका। दूसरा है कि जो धमनियाँ होती हैं उसमें से एक फुफ्फुसीय धमनी जो होती है उसको छोड़ के सभी जो हृदय से दूर रक्त ले जाती है, मगर जो फुफ्फुसीय धमनी है वो हृदय के पास रक्त लेके आती है, यही अंतर है इसमें। और तो शिराएँ क्या होती हैं, तो शिरा जो होती हैं शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक लेके आती हैं। तो जो धमनियाँ होती हैं हृदय से दूर लेके जाती हैं सारे रक्त को, और जो शिराएँ होती हैं वो शिराओं के थ्रू जो अशुद्ध रक्त होता है उसको हृदय के पास लेके आती हैं, ये बात याद रखिएगा। और जो फुसफुसी शिरा को छोड़कर सभी शिराएँ शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन रहित रक्त लेके जाती हैं, ये भी बात समझ लीजिए। तो फुफ्फुसी शिरा भी होता है, फुफ्फुसी धमनी भी होती है, तो ये दोनों ही अपवाद वाले हैं। तो फुफ्फुसी शिरा जो है इसको छोड़कर सभी शिराएँ शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त ले आती हैं, तो ठीक है। तो इसमें फुफ्फुसी शिरा भी अपवाद है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो B, D, K, A, तो कौन सा घुलनशील है। तो जिसको हमको डेली लेने की ज़रूरत होती है वो घुलनशील होता है, जैसे C हमको डेली लेना होता है वो घुलनशील है, तो और B भी घुलनशील है, तो C और B घुलनशील हैं पानी में, तो इसका A आंसर ठीक होगा। तो याद रखिएगा जो जल में घुलनशील हैं वो B और C हैं। विटामिन B को हमको डेली खाना पड़ता है और C को भी डेली खाना पड़ता है, जबकि वसा में घुलनशील जो होते हैं A, D, E, K, ये क्या होते हैं, वसा में स्टोर हो जाते हैं। अधिक मात्रा में हम खा लेंगे तो ये वसा में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारण प्रोटोजोआ होता है। तो प्रोटोजोआ किस रोग का कारण होता है बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, ये ढेर लोग कन्फ्यूज हैं इसमें, क्योंकि प्रोटोजोआ का जो है कौन सा रोग होता है प्रोटोजोआ, तो कालाजार है ये, इसका बी दूसरा आंसर ठीक है। क्या बता रहे हैं, फिर से देख लेते हैं कि 101 का निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग होता है। डायरिया, कालाजार, मलेरिया और गोनोरिया, तो कौन सा होता है। तो डायरिया भी प्रोटोजोआ के कारण होता है, कालाजार भी प्रोटोजोआ के कारण होता है, और मलेरिया भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। जो गोगोनिया है ये नहीं होता है, डी गलत है, तो इसका बी आंसर ठीक है, 1, 2, 3। तो गोगोनिया रोग जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, ना कि प्रोटोजोआ के कारण, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 102 है, विडाल परीक्षण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस रोग का निदान के लिए किया जाता है। तो विडाल बार बार डॉक्टर लिख देता है, किसी को ज़्यादा बुखार आया, पैर दर्द किया, ज़्यादा सर दर्द कर रहा है, तो कहता है विडाल टेस्ट करवा लीजिए। तो विडाल टेस्ट 6 रोग के लिए नहीं होता है, मलेरिया के लिए नहीं होता, डेंगू के लिए नहीं होता, ये टाइफाइड बुखार के लिए होता है, तो बी आंसर ठीक है इसका। चलिए 103, लाइकेन निम्नलिखित में से किस जीव के बीच सजीवी संबंध है। कवक बैक्टीरिया, कवक शैवाल, कवक और काई, कवक और फर्न, तो किसके बीच है बताइए। तो कवक और शैवाल के बीच है, तो बी आंसर ठीक है इसका। और जो लाइकेन होता है ये वायु प्रदूषण का संकेतक होता है, जहाँ वायु प्रदूषण होने लगता है वहाँ लाइकेन मरने लगता है, और जहाँ का वातावरण शुद्ध होता है लाइकेन उगने लगता है। तो इससे पता चलता है कि ये लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण सेंसिटिव होता है, तो ये बात है, इसको याद रखिएगा। अब 104 पे 104 नंबर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर शरीर के प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है, तो बताइए कौन सा से पहला सही है। ठीक है, ये बात ठीक है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रियल आरबीसी को छोड़ के शरीर के सभी कोशिका में पाया जाता है। दूसरा है सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लगभग सभी बहुकोशिकाएं जीवों में केवल माता से ही विरासत में मिलता है, तो ये भी बात ठीक है। तो जिसका दोनों सही है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से जो रोग फैलता है
वो हमेशा माता जो उसकी वाहक होती हैं, तो ये भी बात सही है। तो बी इसका आंसर सही होगा, दोनों सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा था ये क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में। और 105वें में चल 105वें नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। तो लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता, तो ये बात ठीक है। प्लीहा मुख्य अंग है जहाँ क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, तो ये भी बात सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर शरीर के सभी, तो पहला वाला क्वेश्चन ठीक है। तो इसका बी वाला आंसर ठीक होगा, दोनों ठीक है। कभी कभी आरबीसी का जीवन काल पूछता है, तो 100 से 120 दिन का जीवन काल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में तो 106 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मानव श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सी मानव संरचना है वो भैया? तो ट्रैकिया है, एल्बियोली है, फेरिक्स है, ब्रोकियोल्स है। तो कौन सा है 106 का? तो एल्बोली है इसका, याद रखिएगा, एल्बोली है। जो एल्बोली है, एल्बियोली है जो श्वसन वृक्ष के अंत में स्थित सूक्ष्म गुब्बारे के आकार की एक संरचना होती है और वे सांस लेने के दौरान प्रसारित होती है। ऑक्सीजन ग्रहण करते समय एवं सांस छोड़ने के दौरान संकुचित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। तो ठीक है। तो जो अभी हम बताए हैं आपको कि जो एल्बोलियल श्वसन वृक्ष होता है, तो वृक्ष नहीं, वृक्ष की जगह पे वो श्वसन का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको ट्री कहते हैं। तो ट्री को इंग्लिश में अनुवाद कर दिया है, तो उसमें वृक्ष बता रहा है, तो इस वो वृक्ष नहीं है, ये मानव के लिए ही बात हो रही है। तो एल्बियोल जो है रिस्पिरेटरी ट्री के अंत में स्थित एक सूक्ष्म गुब्बारे की आकार की संरचना है। ठीक है, तो ये इसका एल्बियोल याद रखिएगा कि ये संरचना मानव श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, 107वें पे 107वें नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर जीव विज्ञान की शाखाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। तो इक्विथियोलॉजी मछली का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीड़ों का अध्ययन, जेरोंटोलॉजी स्वप्न का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। तो इसको पूछता है, मिलान कराता है, तो इसको याद रखिए कौन सा सुमेलित नहीं है हमसे पूछा है। तो जो सी है वो सही सुमेलित नहीं है कि जेरोंटोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन जो होता है ये नहीं किया जाता है। जेरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था के मनुष्य की जो वृद्धावस्था संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन इसमें किया जाता है कि वृद्धावस्था में क्या क्या चीज़ें बदलती रहती हैं, तो स्वप्न नहीं है। और जो ऑनियोरोलॉजी होता है स्वप्न के लिए जो होता है, ऑनियोरोलॉजी होता है, ऑनियोरोलॉजी स्वप्न अध्ययन के लिए होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इक्थियोलॉजी जो होता है मछली अध्ययन के लिए, इक्थियोलॉजी जो होता है मछली अध्ययन के लिए। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम में पूछता है। 108वें की तरह जो अनुसंधान संस्थान है उनको मैच करा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें है केंद्रीय आलू संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि संस्थान। तो कौन सा कहाँ है बताना है आपको, तो वो बताइए कौन सा कहाँ है। तो जो हमारा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा इसको, शिमला में। तो 4 हो गया, ये का चौथा हो गया, सॉरी क्या हो रहा है, तो इसका 4 हो गया। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो कटक में है, इसको भी याद रखिएगा, उड़ीसा कटक है, तो 2 हो गया ये। और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, इसको भी याद रखिए, 3 है। केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, तो 1 हो गया। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, डी वाला आंसर ठीक है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है कि संतृप्त वसा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है कि जो संतृप्त वसा है सही नहीं है पूछा, याद रखिएगा। संतृप्त वसा सामान्यतः कमरे के तापमान पर तरल होता है, तो ये सही नहीं है। संतृप्त वसा की बिना नुकसान पहुंचाए ऊष्मा को सहन करने की स्वाभाविक क्षमता उन्हें खाना पकाने के लिए आदर्श बनाती है। तो सैचुरेटेड फैट के बारे में है, तो ये ठीक लग रहा है, बी वाला सही है।
और सी संतृप्त वसा के सामान्य उदाहरण मक्खन, वनस्पति तेल, नारियल तेल हैं, तो ये गलत है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो ए और सी इसमें सत्य नहीं है, तो डी आंसर ठीक है इसका 109वें का। तो ठीक है, ये सामान्य जो संतृप्त वसा होते हैं कमरे के तापमान पर तरल नहीं होते हैं, ये जो होते हैं क्या कहते हैं इसको, तरल नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, जमे होते हैं, जमे होते हैं, ठीक है। और इसमें मक्खन और नारियल तेल आता है, मक्खन और नारियल तेल आता है, वनस्पति तेल नहीं आता। वनस्पति तेल जो होता है असंतृप्त वसा में आता है, असंतृप्त वसा में जो मछली का तेल हो गया, वनस्पति तेल हो गया, ये सब आता है। तो ठीक है, 110वें पे चलते हैं। 110वें नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो पूछ रहा है क्या क्या कौन क्या है, तो शर्करा के सभी प्रकार हैं, इसको पूछ रहा है। तो जो फ्रक्टोज होता है वो क्या है, सबसे मीठा शर्करा है ये, तो 2 हो गया ये। और सुक्रोज क्या है, ये सामान्य टेबल शुगर को सुक्रोज कहते हैं, तो 4 हो गया। लैक्टेज क्या है, तो लैक्टेज जो है दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन में पाई जाती है, तो लैक्टोज ये हो गया, 1 हो गया। माल्टोज क्या है, जौ के दानों में आमतौर पर पाया जाता है ये, तो 3 हो गया। 2 4 1 3, 2 4 1 3 किसमें, बी वाले में, जो 2 4 1 3, तो आंसर इसका हो गया। याद रख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक सूचना के प्रवाह का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत, याद रखिए सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत क्या है, उसके अनुसार जो आनुवांशिक सूचना का प्रवाह का प्रतिनिधित्व कौन सा डायग्राम कर रहा है इसमें, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, तो कौन सा कर रहा है बताइए। तो एक कर रहा है, पहले डीएनए होता है, फिर उससे आरएनए को जाएगा, फिर उसके बाद में तब जाके प्रोटीन बनता है, ठीक है, ये पहला सही है। अगले क्वेश्चन में चलते, पूछ रहा है कि पित्त की पथरी कोलोलिथियसिस पित्ताशय में बनने वाले पथरी है जो निम्न में से किस पदार्थ से बना होता है। तो पित्ताशय की पथरी किसका बना होता है, कोलेस्ट्रॉल का, पित्त का, बिलीरुबिन का, उपरोक्त में सभी का, तो किसका बना होता है, तो सभी का बना होता है, कि कोलेस्ट्रॉल का बना होता है, पित्त का बना होता है, बिलीरुबिन का बना होता है, तो ये सही है, डी आंसर इसका ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल, पित्त और बिलीरुबिन तीनों का मिलकर बनता है ये। 113वें का निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क में रक्त को छानने के लिए जिम्मेदार है। तो नेफ्रॉन है, मूत्राशय है, मूत्रनालिका है, मूत्रमार्ग है, तो नेफ्रॉन है ये, ए आंसर सही है। तो 113वें का ए सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सी जो है, महिला प्रजनन प्रणाली का कौन सा भाग निषेचन के स्थान के लिए जिम्मेदार है। तो गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, ग्रीवा, तो कौन सा है। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो 115 का देख लेते हैं। नी कैप को और क्या भी कहते हैं, तो पटेला, टिबिया, फिबुला, फीमर, तो पटेला कहते हैं इसको, ए आंसर ठीक है इसका, पटेला कहते हैं इसको। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मानव कपाल में अस्थि की कुल संख्या 29 होती है, कौन सा सही नहीं है बताना है हमको। तो ये ठीक है, 29 होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कान मध्य कान में स्थित स्टेप्स अस्थि है, तो ये भी ठीक है। अस्थियां जोड़ों पर टेंडन द्वारा एक साथ जुड़ी रहती हैं, तो ये गलत है, सी वाला। जो अस्थियां हैं जोड़ों पर लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती हैं, लिगामेंट द्वारा एक साथ जुड़ी होती हैं, जो मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक है, तो ये गलत है। सबसे बड़ी और लंबी अस्थि फीमर जांग की अस्थि है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, आप देखिए अकेले इसका क्वेश्चन पूछ देता है, तो इंपॉर्टेंट है ये ऊपर से। चलिए 117 तो पूछ रहा है अग्नाशय में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, एप्सिलॉन कोशिका, तो किसका किया जाता है बताइए। तो बीटा कोशिका द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इंसुलिन का स्राव जो होता है वो यकृत में, इसको स्रावित करके यकृत में भेजा जाता है, जहाँ उसका भंडार के लिए अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। यह प्रोटीन युक्त हार्मोन है, याद रखिएगा, जो रक्त में ग्लूकोज और अमीनो एसिड की मात्रा अधिक होने पर आइलेट्स ऑफ लैंगहैस की
बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन के रूप में स्रावित करता है। तो बीटा कोशिका इसका मेन है, याद रखिए। 118वां, प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कौन सा होता है? तो ऑक्सीटोसिन है, सभी जानते हैं इसको। तो पूछ रहा है विकास की किस चरण में पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति किस संघ की विशेषता है? विकास के चरण में जो पृष्ठ रज्जु है की उपस्थिति किस संघ की विशेषता है? तो वो मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, कार्डेटा है, या प्लेटीहेल्मिथेस है। प्लेटीहेल्मिथेस है, कैसा सा नाम है? 119 को बताइए कौन सा है? तो सी है, कार्डेटा। कार्डेटा में ऐसा है कि विकास के चरण में पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति होती है कार्डेटा में। 119 का है। 120 में कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप विद्युत का अच्छा सुचालक है? कुचालक नहीं, सुचालक है। तो कौन सा है? हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। तो कौन? इन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन? तो जो ग्रेफाइट होता है ये ऊर्जा उष्मा का और विद्युत का अच्छा सुचालक है, अच्छा चालक है ये। तो बी आंसर ठीक है इसका, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल के साथ प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन है? सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बाइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है। तो कौन सा है ये? तो कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड का पानी से क्रिया करा के एसिटिलीन बनाते हैं, जिससे फलों को पकाया जाता है। तो जब देखे होंगे कि कभी कभी जो केला होता है उसको पानी में डुबा के निकाल के गाड़ी में भरते हैं सब, उसकी पैकिंग करते हैं सब उसको, तो इसी में डुबाते हैं सब। कैल्शियम कार्बाइड का घोल होता है उसी में, तो उसमें एसिटिलीन गैस जो होती है उसी से वो पकता है। या तो अभी आम के सीज़न में देखे होंगे पुड़िया उसी में डाला रहता है। जो पेटी का आम आता है, जो ट्रे में आम आता है, उसको हम देखेंगे उसमें छोटी छोटी पुड़िया बनी होती है, उसमें ये वो रहता है, कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड होता है, उसमें हल्का हल्का नमी डाल देते हैं जिससे कि एसिटिलीन गैस निकलती है और फल हमारा पकता है। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आँखों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल, बेरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से जलना है क्या? ये नहीं है, इसमें बेरिक अम्ल होगा। बी इसका आंसर सही है। आंखों को धोने के लिए बेरिक अम्ल का यूज़ किया जाता है, तो बी आंसर ठीक है। वर्ष 2023 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस प्रकार के नैनो मटेरियल की खोज के संश्लेषण के लिए दिया गया है? तो ग्राफीन, फ्लोरीन, क्वांटम डॉट्स, कार्बन नैनोट्यूब। बताइए कौन सा है? तो क्वांटम डॉट्स है, सी इसका सही आंसर है। तो क्वांटम डॉट्स को दिया गया है, ठीक है। तो जो इसके जो खोज करता है कौन कौन? तो खोज करता है मौगी जी बाबवेडी, लुइस ई ब्यूरुस और एलेक्सी आई एकिमोवा को दिया गया। इससे बढ़िया दवाई का नाम पढ़ ले आदमी। चलिए, तो हो गया ये, क्वांटम डॉट्स के लिए मिला था इनको। 124वां पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सत्य नहीं है? बता। तो निलंबन के कण नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। निलंबन मतलब सस्पेंशन होता है। यह कणों के बड़े आकार के कारण टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो ये नंगे आंखों से नहीं देखे, ठीक है। टिंडल प्रभाव करते हैं, ये भी ठीक है। यह निलंबन कौन सा सत्य नहीं है बताना है इसमें। तो ये नंगे पर निलंबन सस्पेंशन देख सकते हैं। पहला फिर से देखते हैं इसको। निलंबन के कण नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। तो निलंबन के कण देखे जा सकते हैं। कोलाइडीज जो विलेन होता है उनके कण नंगी आंखों से नहीं देखे जाते, नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। तो ये वाला जो है देखे जा सकते हैं, तो इसलिए गलत है। यह कणों के बड़े आकार के कारण टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो जिसे आंखों से हम देख सकते हैं तो टिंडल प्रभाव करते हैं, तो बी वाला ठीक है। यदि निलंबन को अप्रभावित रखा जाए तो इसमें उपस्थित कण तल में स्थिर नहीं होते, तो ये गलत है, स्थिर हो जाते हैं। तो इसका ए और सी गलत है, बाकी बी वाला सही है। 125वां। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पूछ देता है चुपचाप। ये आसान क्वेश्चन रहता है, चुपचाप किसी एक पेपर में पढ़ा रहता है एक कोने में, और ये लोगों को फंसा देता है। तो याद रखिए कौन सा है 125वें का। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन
पेट्रोक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो ये सी आंसर ठीक है इसका 25वें का। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है ये जो है लाफिंग गैस कहते हैं इसको। अगर श्वसन के साथ इसको लेने पर नशीला प्रभाव के कारण लाफिंग और हैप्पी महसूस होता है, हंसने लगता है आदमी, हैप्पी गैस भी कहते हैं उसको। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रोमीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है जो कमरे के तापमान पर एक तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो ये ठीक है, कौन सा सही पूछे थे, पहला सही है, तरल पदार्थ के कमरे के तापमान पर तरल होता है। दूसरा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन जल विघटित हो जाता है तथा ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो ये भी ठीक है, तो डी इसका सही है, 1 और 2 दोनों सही है। चलते अगले क्वेश्चन पे 127वें नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, बताना है। तो हीरे की चमक, शीत क्षेत्र में जहाज हवा में उल्टे लटके हुए प्रतीत होते हैं, और रेगिस्तान में मृग तृष्णा उपयुक्त में सही थे। कौन से TIR के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उदाहरण नहीं है, तो बताना है हमको। तो कौन सा, ये पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। तो पूछ रहा कौन सा उदाहरण नहीं है, तो उपयुक्त से सभी नहीं हैं, सभी हैं ये नहीं है पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें, कोई नहीं, जो सभी हैं ये TIR के उदाहरण हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 128 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक सीधे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ईंधन देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो सीधे वो, कोई इनका रिफाइन नहीं करना पड़ता है, कोई इसका संश्लेषण नहीं करना पड़ता है, सीधे ही चले जाते हैं। तो कौन है, तो यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, यूरेनियम 236, थोरियम 234। तो यूरेनियम 235 जो है ये सीधे यूज हो जाता है, और बाकी सबको संश्लेषण करना पड़ता है उनको। 129 उनको रिफाइन करना पड़ता है। 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण को घोस्ट पार्टिकल के नाम जाना जाता है। तो न्यूट्रॉन, बोसान, म्यूऑन, न्यूट्रिनो किसको कहा जाता है, तो डी है जो, इसको न्यूट्रिनो को घोस्ट पार्टिकल के रूप में कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, डी आंसर सही है। तीसरा है, स्थिर संतुलन बनाए रखने के लिए साबुन के बुलबुले के बाहर की तुलना में अंदर का दाब कितना होना चाहिए। दाब कितना या कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए, तो अधिक होना चाहिए। बराबर होगा तो फूलेगा नहीं, वो चपटा ही रह जाएगा। तो थोड़ा अधिक होता है नीचे जो बुलबुले के अंदर का दाब, इसलिए वो फूला रहता है। ठीक है, तो 131 का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सूर्य की सबसे बाह्य परत है। तो प्रकाश मंडल, कोरोना, वर्णमंडल, संवहन क्षेत्र। तो कौन सा है बताइए। तो कोरोना जो है वो सन की सबसे बाह्य वो है, सरफेस है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बी आंसर ठीक है इसका, ए आंसर इसका सही है। चलते हैं 132वें। तो 132 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सर्वाधिक है। तो अभी ये बदल गया है, तो 132 से कौन सा है, शनि हो गया, पहले बृहस्पति थे अब शनि हो गए हैं। तो बी आंसर ठीक है इसका। तो जो बृहस्पति के जो चंद्रमा हैं, जो उपग्रह हैं वो कितने हैं, तो 95 हैं, और शनि के जो उपग्रह हैं कितने हैं, तो 146 हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इनके शनि के, तो इसलिए शनि हो गया है। तो इसका उत्तर बदल गया है। 133 का, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से सिंथेटिक गैस में मौजूद होती है। तो कौन सी होती है भैया, हाइड्रोजन और ईंधन, इथेन, मीथेन और ब्यूटेन, एथेनॉल और कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। तो कौन सी होती है बताइए। तो इसमें होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जो होती है ये शामिल होती है। तो डी आंसर ठीक है इसका, सिंथेटिक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन मिलके। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। 134 से कौन सा है, तो गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। तो राजस्थान सबसे अधिक उत्पादन कर रहा है इस समय सौर ऊर्जा का, तो इसका बी आंसर ठीक है। 135, क्रिकेटरों द्वारा गेंद पकड़ते समय अपना हाथ पीछे की ओर घुमाना किसके कारण होता है। तो सरल आवर्त गति, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन गति का द्वितीय नियम, जड़त्व का नियम। तो कौन सा है, तो न्यूटन गति का द्वितीय नियम है ये 135वें का। इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है, संवेग संरक्षण का नियम। तो
संवेग परिवर्तन करने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि चोट न लगे। ठीक है, तो इसका अन्य उदाहरण भी समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन है, जल की कठोरता को किससे दूर किया जाता है? जल की कठोरता कौन दूर करता है? बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा। तो कौन करता है? तो वॉशिंग सोडा करता है। डी आंसर ठीक है। इसका सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो था घरेलू सफाई कारक के रूप में इसको यूज करते हैं। जानते हैं जब हम लोग कपड़ा धुलते हैं उसी में तो वॉशिंग सोडा होता है वो। तो 137 बताइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो कौन कहाँ यूज होता है बताइए। रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, टेफ्लॉन। तो पहला है, लकड़ी की लुगदी का उपयोग करके तैयार किया जाता है। दूसरा है, कपड़े पर आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। पैराशूट और स्टंकिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए किया जाता है। तो टेफ्लॉन का यूज करता है। नॉन स्टिक तो 4 हो गया डी का। नायलॉन क्या करता है? तो नायलॉन 4 था। रेयान क्या होता है? ये लकड़ी की लुगदी का उपयोग करके इसको बनाया जाता है रेयान को, तो 1 हो गया इसका। पॉलिस्टर कपड़े को आसानी से लोटे नहीं पड़ती हैं, तो 2 हो गया। नायलॉन जो है क्या होता है? पैराशूट और स्टॉकिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये 3 हो गया। तो 1 2 3 4 इसका देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो 1 2 3 4 पहला ही सही है इसका, ए आंसर ठीक है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एक्वा रेजिया का उपयोग सामान्यतः निम्नलिखित में से किसको घोलने के लिए किया जाता है? चांदी और सीसा को, एल्युमिनियम और तांबा को, लोहा और जस्ता को, सोना और प्लेटिनम को। तो एक्वा रेजिया का यूज कहाँ किया जाता है बताइए। तो इसका यूज किया जाता है सोना और प्लेटिनम को घोलने के लिए। तो एक्वा रेजिया का यूज किया जाता है। तो इसका जो डी आंसर सही है, डी आंसर सोना और प्लेटिनम को घोलने के लिए किया जाता है। इसमें नाइट्रिक अम्ल जो होता है 1 भाग होता है तथा 3 भाग इसमें HCl का होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग 3:3 के अनुपात में होता है। NH3 और NH3 क्या फार्मूला होता है? फार्मूला भूल गए उसका। चलिए तो याद समझ लीजिए कि जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है वो और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग इसका मिश्रण होता है। तो 1 भाग इसका होता है नाइट्रिक अम्ल का और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl का होता है। ठीक है, 139 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः हीटिंग उपकरण में हीटिंग तत्व के रूप में किया जाता है? टंगस्टन तार, नाइक्रोम तार, लोहे का तार, एल्युमिनियम तार। तो कौन सा है? तो नाइक्रोम तार का यूज किया जाता है हीटरों में और खाना वाना बनाने के लिए, फिर आग सेकने के लिए, बहुत चीज़ों में इसका यूज होता है नाइक्रोम तार का। तो बी आंसर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हमको बताना है। तो पहला है, शिमला को दिल्ली से जोड़ने के लिए 2017 में पहली RCS उड़ान फ्लाइट का उद्घाटन किया गया था। तो बताइए। तो ये भी ठीक है। RCS का उद्देश्य भारत के दूर दराज और क्षेत्रीय क्षेत्रों में हवाई संपर्क सुधार करना। तो ये भी ठीक है। तो इसका दोनों सही है, तो ए इसका सही आंसर है। 141। उत्तर प्रदेश के 18वीं लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में 82 लोकसभा सीटें हैं, तो गलत है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए गए, तो ये ठीक है। तो केवल 2 सही है इसमें, तो बी आंसर ठीक है इसका, केवल 2 सही है। 80 सीटें हैं, याद रखिएगा, 80 लोकसभा सीटें हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री रहे तथा उत्तर प्रदेश के सांसद के रूप में भी कार्य किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी। तो ये चारों लोग थे, तो डी आंसर ठीक है इसका, डी आंसर सही है। 143 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से घटक भारतीय शहरों में प्रदूषण का स्रोत है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन से हैं बताइए। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो 1 2 3 है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण नहीं फैलाता है, जो CO2 है प्रदूषण नहीं फैलाता है, वो बस हीट को ऑब्जर्व करता है। तो हमारे ये
ग्रीन हाउस गैस, महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है ये, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लोग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदूषण मान लेते हैं, प्रदूषक नहीं है ये, वो तापन को बढ़ावा देता है। तो ये 2-3 इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में राज्य ट्रांजिशन उपयोग द्वारा ट्रांजिट लाइनों को जोड़ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पे हैं? कौन से 2 राज्य शीर्ष पे हैं जो ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ने के लिए? कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कौन सा है बताइए? तो उत्तर प्रदेश और गुजरात जो हैं सबसे अधिक ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के संबंध में कार्य किए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये। पूछ रहा है BHU के बारे में बताना है, वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इसकी कौन सा सही है? तो इसकी स्थापना 1916 में की गई, तो ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट BHU के संस्थापक सदस्य थे, तो ठीक है, दोनों ही सही हैं। तो बी आंसर ठीक है इसका। चलते हैं 147 है कि जल की सतह पर सुई का तैरना किसके कारण होता है? तो श्यानता के कारण, कोशिका क्रिया के कारण, केशिका क्रिया के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, उत्प्लाव के कारण। तो ये है पृष्ठ तनाव के कारण, 146 का सी आंसर ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 147, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। तो यह भारत में 45वीं टाइगर रिजर्व परियोजना है, तो ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी तथा बहराइच जिले के तराई क्षेत्र का भाग है, तो ये भी सही है। दोनों सही है, तो सी आंसर इसका भी सही है। दोनों कथन सही हैं। और 148 पर चलते हैं कि पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रेता विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो रोड पे जो लोग बेचते हैं उनके लिए अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2014 में पारित हुआ था। ये ऐसा सही आंसर है। तो 149 पे चलते हैं। तो डेंगू के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है, तो कौन सा सही पूछ रहा है? तो ये गलत है, पहला 16 मई को मनाया जाता है। डेंगू वायरस एडीज इजिप्टी मच्छर, मादा मच्छर द्वारा फैलाया जाता है, तो ये ठीक है, याद रखिएगा इसको। इजिप्टी मच्छर, एडीज इजिप्टी मच्छर होता है, ये फैलाता है डेंगू। तो बी इसका सही उत्तर है, केवल 2 सही है, बी सही है इसका आंसर। 150वें नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि विद्युत बल्ब निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी होती है? तो निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन, सक्रिय नाइट्रोजन आर्गन, निष्क्रिय रेडान और फ्रियॉन, सक्रिय फ्रियॉन और रेडान। तो कौन सा भरा होता है बताइए? तो उसमें निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है, तो ए आंसर इसका ठीक है। चलिए, तो 150 क्वेश्चन हो गए। तो यूपी PCS के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें थे, जीव विज्ञान के, रसायन विज्ञान के और भौतिक विज्ञान के। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए धन्यवाद।